कुछ लोग तो कहते हैं कि इनका भाषण भी भाजपा में पहले ही चला जाता है, फिर वहां से डायरेक्शन आता है, यार ये लाइन कटवा दो, ये लाइन कटवा दो। मुझे कितनी अच्छा, जानकारी मतलब राहुल गांधी क्या भाषण देने वाले हैं, ये पहले बीजेपी के पास जाता है। ये मुझे कोई बता रहा था कि राहुल गांधी कुछ कांग्रेसी बहन जी से मिलने चले गए थे कि उत्तर प्रदेश समझौता करेंगे। अब अगर अच्छा, हर कोई जान रहा है कि बहन जी बीजेपी के साथ मिली हुई है, बहन जी ईडी और सीबीआई की तरफ से कुछ बोल नहीं सकती है। सवाल है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और मुझे जो गुजराती जोड़ी का कैरेक्टर समझ में आता है, मेरे पास कोई सूत्र नहीं है, लेकिन मैंने जो अब तक इनका कैरेक्टर एनालिसिस किया है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में भी बड़ी टूट हो सकती है। और इसके पीछे एक कारण ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी को सदन में सांसदों की ज़रूरत है परिसीमन के लिए। और अगर अब समाजवादी पार्टी में टूट होती है तो उसके डबल फायदे बीजेपी को होंगे। आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी के पास, अखिलेश यादव के पास क्या ऑप्शन है? देखिए उत्तर प्रदेश में तो सवाल ये है कि जैसा आपने कहा कि टाटा बिरला जैसे सेठ जो थे, उद्योगपति थे, वो कांग्रेस के बहुत करीबी थे। क्या वो नजदीकी उतनी ही थी जितनी आज सेठों के साथ मोदी सरकार की है? नहीं, उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि कोई सेठ जी प्रधानमंत्री के कंधे पे हाथ। जी, आपको लगता है कि विपक्षी पार्टियों को अगर अपना अस्तित्व बचाना है, जीवित रहना है, तो फिर और भविष्य में सत्ता में आने की कोई लालसा है, तो उनको कांग्रेस की तरफ जाना होगा? सुप्रिया सुले हो चाहे ममता बनर्जी हो, इन दोनों के पास कांग्रेस में विलय और स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कांग्रेस के उदय में मूलतः लोकतंत्र और भाजपा के उदय में मूल रूप से लोकतंत्र कहीं नहीं है। और जो वैचारिक होंगे उनके पास ये नहीं होगा कि टिकट का पैसा दे सकते। तो फिर अगर इसी पे है तो भाजपा के पास आज के डेट में 12,000 करोड़ है। तो हमारे जहाजों पे अटैक हो रहे हैं, हमारे क्रू मेंबर बेचारे वहां पे मारे जा रहे हैं और आपकी एक आवाज भी नहीं निकल रही है। तो कौन सी बात साहस और कौन सी आपकी ताकत और कौन सी आपकी मजबूती? सटला द गैला बेटा। यूपी बिहार में ट्रकों के पीछे एक स्लोगन लिखा होता है कि जो हमारा हमसे सटेगा वो निपट जाएगा। ऐसा लगता है कि इसी फार्मूले पर भारतीय जनता पार्टी अमृतकाल के भीतर काम कर रही है। जो भी उनसे सटता है निपट जाता है। अब सोचिए कि जो सटता है वो निपट जाता है तो विपक्षियों का क्या होता होगा? और विपक्षियों के साथ जो हो रहा है उसी का परिणाम ये निकल रहा है कि तमाम विपक्षी दल धीरे-धीरे, अब ये चर्चा हो रही है कि वो कांग्रेस में खुद को मर्ज करना चाहते हैं। तो आज इसी मामले पर विस्तृत चर्चा हम देश के जाने-माने राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार संजीव पांडे जी से करेंगे। जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में राजनीतिक दलों, खासकर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय कैसे हुआ और अभी क्या समय आ गया है कि देश में 2 पार्टी सिस्टम आ जाए? क्या तमाम क्षेत्रीय दलों को भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से निपटा रही है, उससे बचने का एक ही उपाय है कि सारे विपक्षी दल कांग्रेस में खुद को सम्मिलित कर लें। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका लोकहित इंडिया पर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि भारत में जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उनका उदय कैसे हुआ, कब हुआ और अभी जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उससे बचने का क्षेत्रीय दलों के पास उपाय क्या है? देखिए 1950 के बाद अगर आप देखेंगे जब 1952 के भारत में पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ और उसके बाद 2 प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल उस समय भी अस्तित्व में नजर आ रहे थे और उसमें अगर आप जी। बात करेंगे तो अकाली दल और डीएमके। हुँ, एक एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ की पार्टी थी जो सिख के पॉलिटिक्स करती थी, एक जी, डीएमके जो थी जो एंटी नॉर्थ, एंटी हिंदू, एंटी ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर की पॉलिटिक्स करती थी। ये 2 पार्टियां थी। लेकिन जी, 1980 के बाद अगर आप देखेंगे और जब बीपी सिंह का जब उदय हुआ और बीपी सिंह के साथ जो जनता दल बना और जनता दल जब टूटने लगा तो उसके बाद आप हुँ, देखिएगा कि इस साइड में नॉर्थ में ईस्ट में कई क्षेत्रीय दल बन गए। उड़ीसा में बीजू जनता दल बन गया, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल आ गया, बिहार में जनता दल यूनाइटेड आ गया, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आपके सामने आई और हुँ, एक क्षेत्रीय दल के रूप में बसपा का उदय हुआ जो बाद में राष्ट्रीय पार्टी बन गई। तो जी, 1980 के दशक में एक क्षेत्रीय दल का फिनोमिना शुरू हुआ हुँ, जो डीएमके और अकाली दल से आगे बढ़ गया। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल बन गया जनता पार्टी से। फिर आपको क्या कहा जाता है उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह ने एक अलग पार्टी बना ली, मुलायम सिंह, हुँ, और वो जनता दल से ही टूट के राष्ट्रीय हुँ, लोक दल। तो ये अलग अलग जी, क्षेत्रीय दलों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा इस देश में नजर आने लगा। मैं हुँ, समझता हूँ कि अकाली दल, डीएमके और एक और क्षेत्रीय पार्टी थी जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो हुँ, यूनाइटेड बिहार के टाइम से सक्रिय थी और बाद में आज जी, देखिए कि वो पावर में भी है। तो ये क्षेत्रीय दलों का एक इतिहास इस देश में है जिनका हुँ, मुख्य उद्देश्य फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना, हुँ, क्षेत्रीय जो संस्कृति, समाज और जो उनकी जो एक अपनी जो परंपरा है उसको बचाए रखना और जी, क्षेत्र की आवाज एक बड़े देश में
दिल्ली के अंदर प्रमुखता से उठाए रखना। उनका ये कहना है कि राष्ट्रीय पार्टियां जो है वो क्षेत्रीय आवाजों को दबाती है, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो वो क्षेत्रीय पार्टियों के एक नारा ये भी था कि दिल्ली के अंदर अपने क्षेत्र को प्रमुखता से उठाना, क्योंकि एक क्षेत्र विशेष की पार्टी होती है तो उस क्षेत्र विशेष के तमाम मुद्दों को उठाती है। तो क्षेत्रीय दलों का इतिहास भारत में हमारे हिसाब से लगभग से यही है। तो अभी इनको खुद को बचाए रखने का मतलब अस्तित्व का खतरा है, उससे निपटने के लिए इन लोगों को क्या करना चाहिए, क्या आपको लगता है? देखिए, दो तरह के क्षेत्रीय दल 1980 के दशक के बाद नजर आए। एक तो वो क्षेत्रीय दल थे जो एंटी कांग्रेस राजनीति करती थी, शुरू से डीएमके एंटी कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही थी, कांग्रेस दिल्ली में पावर में थी। अकाली दल एंटी कांग्रेस पॉलिटिक्स करती थी, जो पंजाब में एक पावरफुल ग्रुप था, पॉलिटिकल पार्टी थी। फिर जो भी बाकी के क्षेत्रीय दल भी जो आपको नजर आने लगे, वो भी 1980 के दशक में एंटी कांग्रेस पॉलिटिक्स से निकले। जो जनता दल बना, और जनता दल से जो बीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल बना, और उसके बाद तमाम पार्टियां जो टूट टूट के बनी, वो भी एंटी कांग्रेस पॉलिटिक्स से निकली थी, जो अपने आप को सोशलिज्म पे बेस बताती थी। और वही जो मैंने कहा कि जो क्षेत्रीय अस्मिता और क्षेत्रीय जो मांग, क्षेत्रीय जो डिमांड को पूरा करने के लिए वो अपने आप को चैंपियन बनाया, जैसे बीजू जनता दल उड़ीसा में, राष्ट्रीय जनता दल बिहार में, तो ये तमाम था। और ये क्षेत्रीय दल जो थे, क्या हुआ कि ये क्षेत्रीय दलों की राजनीति में साथ साथ एक पैरेलल आपने ये देखा होगा कि कुछ क्षेत्रीय दल 1990 के दशक में निकले, जो कांग्रेस की परंपरा से टूट के निकल गए, जो कांग्रेस की परंपरा में अंदर थे। शरद पवार की पार्टी जैसे अगर आप देख सकते हैं तो महाराष्ट्र में थी, आपको क्षेत्रीय पार्टी ममता बनर्जी ने बना लिया था। इस तरह के कांग्रेस की परंपरा से जगन मोहन रेड्डी अभी लेटेस्ट एक क्षेत्रीय पार्टी बने थे कांग्रेस की परंपरा से निकल के। तो एक कांग्रेस के विरोधी विचारधारा से निकली हुई क्षेत्रीय पार्टियां और कुछ क्षेत्रीय पार्टियां जो कांग्रेस से ही निकली। एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस तरह की क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म भारतीय जनता पार्टी से नहीं हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर इन क्षेत्रीय दलों का जब बैसाखी इस्तेमाल किया है, इनके कंधे पे चढ़ाई की और बाद में इनको साफ भी कर दिया। तो ये क्षेत्रीय दलों की एक राजनीति रही है। और मैं बड़ी दिलचस्प बात बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति जो है, जिसकी आइडियोलॉजी एकदम राइट विंग दक्षिणपंथी हिंदुत्व की राजनीति जो रही है, लेकिन सत्ता पाने के लिए इस पार्टी ने धूर वामपंथियों से भी समझौता किया। एंटी कांग्रेस की एंटी कांग्रेस को जब पॉलिटिक्स भाजपा ने टॉप लेवल पर 1990 के दशक में, 80 के दशक में जब कांग्रेस का बहुत वर्चस्व था, तो उस समय भाजपा ने कांग्रेस को परास्त करने के लिए उन सारी ताकतों से समझौता किया जिनसे इनकी कोई विचारधारा का कोई लेना देना नहीं था। 89 में आप देखिएगा कि जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं तो जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ तो पहले खत्म हो चुकी थी, भारतीय जनता पार्टी और सीपीआईएम सारे एक मंच पे नजर आते हैं। तो भाजपा की एक बड़ी खासियत है कि सत्ता प्राप्त करने के लिए विचारधारा चाहे कोई भी हो उसके कंधे पे चढ़ेंगे। अब थोड़ा सा अलग हो गया है कि भाजपा की वॉशिंग मशीन में जो आ जाएगा उसको अपने कंधे पे चढ़ा देंगे। उस समय था कि कम्युनिस्ट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो कांग्रेस को हटाने के लिए, कांग्रेस उनको हटाना उनकी प्राथमिकता थी, तो कम्युनिस्टों के साथ भी समझौता किया। और सोशलिस्टों ने तो आप मान के चलिए कि इस देश में जो समाजवादियों का एक बड़ा अच्छा इतिहास रहा है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और एंटी कांग्रेस पॉलिटिक्स में जितने क्षेत्रीय दल जो अपने आप को सोशलिस्ट विचारधारा के बोलते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव थे, बिहार में लालू प्रसाद यादव थे, ये सारे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार थे, किसी न किसी जंतर पर इन्होंने बीजेपी को मजबूत किया अपनी पॉलिटिक्स से। और तो आपके जी बोलिए क्वेश्चन। आपने अभी जो बातें बताई उससे एक दो चीजें निकलती हैं। एक तो ये कि लगभग जितने भी भारत में क्षेत्रीय दल हैं वो या तो कांग्रेस विरोधी थे, कांग्रेस के विरोध में पैदा हुए, या फिर कांग्रेस के भीतर से निकले, और इन दोनों को ही कांग्रेस ने स्पेस दिया, यानी उन्हें पैदा होने दिया, उन्हें जिंदा रहने दिया। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, इसने न सिर्फ अपने विरोधियों को निपटाया है, बल्कि जो इनके साथ खड़े थे, जो इनको सरकार, जिन्होंने इनको पहली बार सरकार का मजा चिखाया, उन सबको भी निपटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। इस चीज को कैसे देखते हैं? उसका कारण है कि कांग्रेस का इतिहास एक संघर्ष का इतिहास रहा है, लोकतांत्रिक इतिहास रहा है। कांग्रेस का जो जन्म हुआ वो एक साम्राज्यवादी ताकत के उखाड़ने के लिए जन्म हुआ था, और जिसके मूल में ही लोकतंत्र था। भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है, अगर इसका पूरा बैकग्राउंड जाएंगे, आजादी से पहले जो इनके सोच के जो लोग रहे हैं, जिन्होंने बाद में भाजपा, जनसंघ और उसके बाद भाजपा को जन्म दिया, स्थापित किया एज ए पॉलिटिकल ग्रुप, उनका इतिहास आजादी की लड़ाई में कोई बहुत स्वर्णिम इतिहास नहीं रहा है। और उन्होंने आजादी की लड़ाई में कहीं पार्टिसिपेशन भी उनका नजर नहीं आ रहा है, तो उनका कोई लोकतांत्रिक संघर्ष का इतिहास नकारात्मक चीजें जी क्या बोल रहे हैं? नकारात्मक चीजें मिलती हैं बीजेपी के। नकारात्मक मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि भाजपा के उदय के मूल में लोकतंत्र है।
और स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कांग्रेस के उदय में मूलतः लोकतंत्र है और भाजपा के उदय में मूल रूप से लोकतंत्र कहीं नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी जैसी मतलब सख्त तमाम लोगों के कई लोगों की नजर में तानाशाह शासक ने भी प्रधानमंत्री ने भी इमरजेंसी के बाद चुनाव करवाया, एक स्वच्छ चुनाव हुआ और जनता पार्टी सत्ता में आई। अगर इंदिरा गांधी आज की तरह बेईमान इलेक्शन कमीशन रखती तो मैं समझता हूँ कि इंदिरा गांधी को 77 में भी हराना बहुत आसान नहीं था और इसी ढंग से इंदिरा गांधी भी सत्ता में रहती और जेपी ओपी सब जेल के अंदर या तो माफी मांग रहे होते या कुछ और कर रहे होते, हाथ जोड़ रहे होते, यही इतिहास होता, मेरा ये मानना है। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस के मूल में जो एक लोकतांत्रिक सोच रही है वो हमेशा विपक्षी पार्टियों को जिंदा रहने के लिए, और कांग्रेस की विचारधारा रही है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष का होना जरूरी है, चाहे वो जैसा भी विपक्ष हो। और वो विपक्ष जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस मानती है कि सत्ता को सचेत करती है, सत्ता के गलत कार्यों पे अंकुश लगाती है। और इसके मूल में यह था कि कांग्रेस के तमाम नेता इस विचारधारा के थे कि वो लोकतंत्र में विश्वास रखते थे और उनको मानना था कि अगर हम तानाशाह हो तो हमें चिताने के लिए सामने जो है एक विपक्ष होना चाहिए। वर्तमान शासक व्यवस्था में जो शासन व्यवस्था जो चल रही है या जो शासक वर्ग है उसमें ये सोच नहीं है, ये कांग्रेस मुक्त नहीं, क्षेत्रीय मुक्त नहीं, ये विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम अकेला ही रहे, बाकी कोई रहे नहीं। एक तो विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं, दूसरी पार्टी भी नहीं चाहिए, जो साथ में है उनको भी निपटा देना है। देखिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, इसको उदाहरण से समझ सकते हैं कि कांग्रेस के भाजपा के साथ कौन कौन थे। भाजपा के साथ जो ओल्डेस्ट जो एलआई में एक आता है वो अकाली दल है। बादल के समय से 1970 के दशक 60 के दशक से बादल का इनका अलायंस रहा, जनसंघ के टाइम से बादल का अलायंस था। धीरे धीरे अकाली दल कमजोर हो रहा है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे सत्ता लाना चाहती है, अकाली दल उनके समझौते से बाहर है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जो थी लंबे समय तक देवीलाल के सहयोगी रही। 3-4 सीटें इनके विधानसभा में आती थी, देवीलाल इनको मंत्री बनाते थे, फिर बंसीलाल के सहयोगी बन गए और फिर देवीलाल के बेटे चौटाला साहब के सहयोगी बन गए। ना आज बंसीलाल साहब का वजूद है, ना आज चौटाला साहब का वजूद है। चौटाला साहब के बच्चे 2 भाग में बट गए हैं, एक 2 विधायक हैं और भाजपा देखिए तीसरा टर्म हरियाणा के अंदर ले रही है। इसी ढंग से आप एक बात देखिए कि शिवसेना इनका बहुत ही एक वैचारिक रूप से भी एक नजदीकी सहयोगी थी। वैचारिकता में भी दोनों पार्टियां हिंदुत्व की राजनीति करती रही है और महाराष्ट्र में भाजपा उनके नीचे लग के राजनीति करती रही। आज शिवसेना को उन्होंने सबसे इतनी बुरी तरह से तोड़ा, जिस ढंग से तोड़ा वो आपके सामने है और जिस ढंग से सत्ता में आए हैं, खत्म कर दिया उन्होंने। ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए और भाजपा को फलने फूलने का इन्होंने अपने अपने प्रभुत्व वाले इलाके में मौका दिया, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो हरियाणा में लोग हो, चाहे शिवसेना हो। जी, ऐसा भी कोई राज्य था क्या जहाँ पे शिवसेना से पहले, जैसे शिवसेना जब महाराष्ट्र में सत्ता में थी तो उसने बीजेपी को हिस्सेदारी दी, क्या ऐसा भी कोई स्टेट है जहाँ पर किसी अन्य पार्टी ने बीजेपी को पहला मौका दिया हो किसी राज्य में सरकार में आने का? नहीं, मैं हरियाणा को बता रहा हूँ ना। हरियाणा में बंसीलाल जब सरकार 1996 या 1990 के दशक में बनी थी तो भाजपा उसमें शामिल थी। फिर चौटाला की सरकार बनी, उसमें शामिल थी। देवीलाल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री होते थे। यानी जिन लोगों ने, जिन पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का स्वाद चखाया, हाँ, उसको उन्होंने सत्ता से बेदखल करने का अच्छा स्वाद भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया। लेकिन जो क्या हुआ कि कुछ क्षेत्रीय दल जो 2000 के दशक में शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, जिसमें बीजू जनता दल थे, ये अपने तृणमूल कांग्रेस थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में थे, बीजेपी वाले भी अटल जी के सपोर्ट में खड़े थे। ऐसे ऐसे आपको तमाम दल मिलेंगे। डीएमके भी इनके सपोर्ट में अटल जी के साथ डीएमके भी रही है जब अटल जी की सरकार थी। तो ये सारे क्षेत्रीय दलों का हश्र बहुत बुरा हुआ और बीजू जनता दल और ममता बनर्जी 2 ऐसी पार्टियां हैं जो अभी जब सत्ता से हीन हो गई, सत्ता से बाहर हो गई। इनका एक बड़ा जबरदस्त इतिहास था कि 2014 के बाद इन्होंने क्या किया कि कुछ बड़े कारपोरेट घरानों से दोस्ती करी और उन कारपोरेट घरानों को ये एक मध्यस्थ बनाया कि आप हमें स्टेट में बचाए रखिए और हम आपके आर्थिक हितों का अपने राज्य में बचाव करते रहेंगे और आप हमें दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के प्रकोप से बचाइए। ये वही आर्थिक उद्योगपति घराने हैं जो सत्ता के बहुत करीबी हैं, केंद्रीय जी काफी करीबी हैं। और इन्होंने, अगर आप इनका पूरा का पूरा ट्रेंड देखिएगा तो टीएमसी जैसे दल को, जिसका एक छोटे से राज्य में कब्जा था, उसको कांग्रेस से ज्यादा चंदा मिला। अगर आप पूरी देखिए तो कौन से कॉर्पोरेट घराने थे जो कांग्रेस से ज्यादा उनको चंदा दे रहे थे और किस ढंग से वेस्ट बंगाल के अंदर पोर्ट्स और उड़ीसा के अंदर पोर्ट्स दिए गए कुछ बड़े उद्योगपतियों को
और वो सिर्फ इसलिए दिए गए थे कि ऊपर वाले भी नाराज ना हो और वो कारपोरेट घराने भी इनसे पूछ रहे हैं कि ठीक है भैया, बीजू जनता दल, नवीन जी भी हमारे साथ ठीक चल रहा है, ममता जी भी ठीक चल रहे हैं, इनको भी मत छेड़िए, ये गहलोत साहब को आप बोल रहे हैं? हमारे हितों का पूरा ख्याल रख रहे हैं। राजस्थान में और गहलोत साहब भी, हाँ, राजस्थान में और वो सब लेकिन बोल रहे धीरे धीरे वो कारपोरेट घराने ये भी तैयारी में थे कि अब इनका हो गया, अब इनका टाइम पूरा हो गया, इनको सत्ता से बेदखल करो और अपना सीधा सीधा कंट्रोल करो पावर में। और मैं समझता हूँ कि उसके बाद देखिए उन राज्यों में उड़ीसा के अंदर और वेस्ट बंगाल के अंदर आप सारे उनके प्रेजेंस को उनका अभी देखिएगा पिछले 3-4 महीनों में, जब से उड़ीसा में बीजेपी की सरकार आई है या इनकी वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है, वो सारे पूंजीपतियों के एक्टिविटी को आपको देखने से पता चल जाएगा कि आखिर उन्होंने वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में सत्ता आने के बाद कितना उनकी एक्टिविटी बढ़ी है और कितना उनको लाभ मिला है। तो मैं किस समझता तरह हूँ की चीजें राजस्थान से भी सामने आ रही है, जहाँ पर बड़े-बड़े जंगल और न जाने क्या-क्या चीजें सेठों को सौंपी जा रही है। देखिए क्या आप क्वेश्चन पूछे, आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया। मैंने कहा कि राजस्थान से भी इस तरह की चीजें आ रही हैं कि जब से वहाँ पर बीजेपी की सत्ता आई है, जो सत्ता के बेहद करीबी सेठ हैं, उनको बड़े-बड़े लाभ मिल रहे हैं। देखिए राजस्थान तो एक ऐसा राज्य है जहाँ पे रेगिस्तान है और वहाँ पे जो लाभ मिलेंगे वो लाभ कुछ अलग तरीके के मिलेंगे, लेकिन जो देश के बड़े कारपोरेट घरानों को जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो है पोर्ट्स के, पोर्ट्स में है, एयरपोर्ट्स में है और समुद्री बंदरगाहों में है। तो समुद्र तटीय राज्यों को उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप देखिएगा कि उनकी सारी एक्टिविटियाँ वहाँ के राज्य सरकारों के साथ जो उनका गठबंधन है, साठ-गांठ है, वो सब सामने है, देश के सामने है। और महाराष्ट्र में तो जो सरकार गिरी है, शिवसेना की जो सरकार गिरी थी, उसमें एक उद्योगपति की जो भूमिका थी वो सब सामने आ गई थी कि कैसे वो मीटिंगों में थे और क्या कर रहे थे, और किस ढंग से उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई अच्छा, थी। आम जनता तक ये बातें बहुत कम पहुँचती हैं, बहुत कम चर्चा होती है। लोगों को लगता है कि जो कर रही है बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रही है। सेठों की बात बहुत कम आती है कि सेठों का डिजाइन क्या है विपक्षी नहीं दलों नहीं को। देखिए ये अब तो चर्चा सारे लोग जानते हैं, गांव देहात में लोग व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू सारा कुछ जान रहे हैं। गांव में भी बड़े कारपोरेटों के नाम उस जमाने में भी जब 1980 के दशक में भी जब हम लोग छोटे छोटे थे तो गांव में कहते थे तो बड़ा टाटा बिरला बन गया है, तो टाटा बिरला की चर्चा गांव में भी होती थी क्योंकि टाटा बिरला के बारे में कहा जाता था कि कांग्रेस के बहुत नजदीक रहे हैं। तो टाटा और बिरला जो थे कांग्रेस का एक हिस्ट्री के साथ शुरू से आजादी से पहले भी वो नजदीक थे और आजादी के आंदोलन में उनकी बहुत ही एक पॉजिटिव भूमिका थी। उन्होंने आजादी के आंदोलन में मदद की थी। वो लोग तो कांग्रेस टाटा बिरला का उस समय जब सोशल मीडिया नहीं था तो इतनी चर्चा होती थी, तो आप क्या समझते हैं कि इन सेठों की चर्चा अब गांव देहात में नहीं हो रही है? खूब हो रही है। लोग समझदार हैं, अनपढ़ भी हैं, तो उनको व्हाट्सएप पे सूचना मिल रही है कि सेठ जी लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चर्चा है, लोगों की सूचना है। तो सवाल ये है कि जैसा आपने कहा कि टाटा बिरला जैसे सेठ जो थे, उद्योगपति थे, वो कांग्रेस के बेहद करीबी थे। क्या वो नजदीकी उतनी ही थी जितनी आज सेठों के साथ मोदी सत्ता की है? नहीं, उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि कोई सेठ जी प्रधानमंत्री के कंधे पे हाथ रखें। सेठ जी लोग, हाँ, सेठ जी लोग 2-3 घंटा दिल्ली के गलियारों में वित्त मंत्री के घरों के बाहर वेट करते होते थे। अभी जो मशहूर उद्योगपति हैं देश के, अंबानी परिवार जो है, तो लोग बताते हैं सत्ता के गलियारों में कि धीरू भाई घंटों 4-4, 5-5 घंटे प्रणब मुखर्जी के घर के बाहर वेट करते होते थे, उनके ऑफिस के बाहर वेट कर रहे होते थे प्रणब मुखर्जी जब बिजी होते थे। एक जमाना वो था। एक जमाना यह आ गया कि वर्तमान सरकार ही नहीं, तमाम राजनीतिक दल जो है उठ के बॉम्बे जाने लगे इन सेठों से मीटिंग करने के लिए। इनको पता नहीं क्या लगा कि हमारे राज्य में आके क्या निवेश कर देंगे और हमारे राज्य का क्या विकास होगा। आप तमाम मुख्यमंत्रियों के फोटो देखिएगा कि वो शपथ ग्रहण के तीसरे चौथे दिन, मैंने पिछले 15 सालों में ट्रेंड देखा है कि शपथ ग्रहण के तीसरे चौथे दिन, 5वें दिन कई राज्यों के मुख्यमंत्री को मैंने देखा कि मुकेश अंबानी के साथ फोटो खिंचवाना उनके दफ्तर में जाके, और फिर ये खबर छपवाना कि हमें वादा किया है कि हम आपके राज्य में इतना निवेश करेंगे। एक ट्रेंड बन गया। किसी जमाने में दिल्ली में आके वो हाथ जोड़े खड़े होते थे। और एक तो ये भी था कि बीपी सिंह जब वित्त मंत्री थे तो एक हल्ला हो गया था सत्ता के गलियारों में। आज भी चर्चा होती है कि उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम बॉम्बे भेज दी थी और कहते हैं धीरू भाई अंबानी को लगवा मार गया था। उस डर से ये सूचना मिली थी कि इनकम टैक्स की टीम जा रही। बीपी सिंह का इतना बहता धीरू भाई अंबानी जैसे लोगों में। और आज की डेट में है कि ये कंधों पे पीठ रखते हैं, कंधों पे इनके हाथ रखते हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं देते। ये कहते हैं कि ये जो राजनेता है हमारे नौकर हैं। ये एक सोच है देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों की। अभी समझने वाली बात है, जो शुरुआत में मैंने एक सवाल रखा था कि तमाम विपक्षी पार्टियों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, उनके विधायक टूट रहे हैं, उनके सांसद टूट रहे हैं, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को तोड़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि उनके पास बचने का उपाय क्या है? जो विपक्षी दल है वो कैसे बचे? देखिए, पहले तो हमें इसके मूल में आए कि इनके विधायक टूट रहे हैं, सांसद टूट रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? वो इसलिए टूट रहे हैं कि इन विपक्षी दलों का विचारधारा से कोई लेना देना नहीं था।
वैचारिकता इनकी अगर मौजूद होती है और वैचारिकता के आधार पर इन्होंने टिकट दी होती है तो शायद इनके बंधन नहीं टूटते, क्योंकि जो व्यक्ति वैचारिक रूप से मजबूत राजनेता होता है वो जेल जाने से नहीं डरता है, और जेल जाने से वही डरता है जो अपराधी किस्म का होता है, चोर होता है, लुटेरा होता है, गुंडा होता है, क्रिमिनल होता है। तो इन्होंने टिकटें पहले तो ये देखें कि विपक्षी दलों ने टिकटें किसको दी, टिकटें उन लोगों को दी जो सत्ता में रहते हुए खूब लूट मचाए, मंत्री रहते हुए बटाए, जैसे वहां पे एनसीपी टूट गया, चाहे वहां पे जो कौन सा दल एक और टूटा था, शिवसेना टूटा, टीएमसी टूटा। अगर इनका बैकग्राउंड देखें तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा बीजेपी ने इन सारे नेताओं के खिलाफ, चाहे अजीत पवार साहब थे, चाहे इधर शुभेंदु अधिकारी जी जो हैं, चाहे तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ जब भाजपा हमला कर रही थी तो कई कई हजार करोड़ के घोटालों का आरोप इन पे लगा रही थी, और ये सारे राजनेता बाद में उछल उछल के आ गए भारतीय जनता पार्टी में। चाहे अजीत पवार साहब भी आ गए थे, गठबंधन में आ गए थे एनसीपी तोड़कर, फिर शुभेंदु अधिकारी खुद भाजपा में आ गए, हेमंता बिश्व शर्मा भी आ गए, आपके सामने है। तो ये राजनीतिक नेताओं के अंदर जो सबसे बड़ी कमजोरी बीजेपी ने पकड़ा कि आर्थिक रूप से जो इनके जो भ्रष्टाचार के मामले थे वो जांच एजेंसियों ने पकड़ लिए, और ये वैचारिक रूप से चूंकि मजबूत रहे नहीं। टीएमसी के जितने नेताओं को आप देख रहे हैं ये अपने मोहल्ले का चुनाव नहीं जीत सकते, अगर इंडिपेंडेंट उड़ा दो, जितने भी 20 एमपी आ रहे हैं, 19 एमपी आ रहे हैं, ये अपने मोहल्ले के चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद को बिहार से ले जाके अगर बंगाल में किसी ने एमपी बना दिया तो क्या लगता है कि इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो इनको 5000 वोट दिया जाएगा? चलिए कीर्ति आजाद तो आइडियोलॉजी के साथ अभी भी फाइट कर रहे हैं, टीएमसी के साथ खड़े हैं, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा का बीच में आगे तक जा रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा ने जब भाजपा छोड़ा तो कांग्रेस से भी चुनाव लड़े हो, मेरे हिसाब से पटना में लड़े थे, पता नहीं कहाँ जहाँ कहीं लड़े थे, कांग्रेस से हार गए थे। तो मेरा ये कहना है कि ये जिन्होंने भी टीएमसी से टिकटें ली, टीएमसी से लड़े, वो ममता का बेस था, ममता के बेस पे चुनाव जीत के आए थे, लेकिन वो चूंकि उन पर इतने भ्रष्टाचार के मामले और आरोप लगे हुए हैं कि वो जांच एजेंसियों से डरते हैं। तो ये टीएमसी का टूट हो, चाहे आपको क्या कहा जाता है आम आदमी पार्टी के जो टूट हुई है, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का टूट इसलिए वो आम आदमी पार्टी के जो 7 राज्यसभा के सांसद गए, तो आम आदमी पार्टी को पहले सोचना चाहिए था कि आप किसको टिकट दे रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी जो चला रहे हैं आपने उनको टिकट दे दिया, अब यूनिवर्सिटी चला रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार के पास 2-4 फाइलें उनकी नहीं होगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी चला रहे हैं तो कहीं फीस में कुछ गड़बड़ होगा, कहीं और भी तमाम चीजों में गड़बड़ी होगी, जांच एजेंसियां पकड़ के रख लेती है। इसी ढंग से राघव चड्ढा भी आपके साथ रहे हैं, और अगर केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप है तो आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा जो डिफैक्टो सीएम रहे पंजाब में 1-2 साल, क्या उन पर भ्रष्टाचार की फाइलें उन्होंने जांच एजेंसियों ने नहीं रखी होगी? उनकी शादी में इतने करोड़ खर्चा हुआ उदयपुर में, तो क्या जांच एजेंसियों ने फाइलें नहीं रखी होगी? तो जांच एजेंसियों की फाइलों का एक ऐसा दबाव है कि मैं समझता हूं कि उसके कारण बड़े बड़े लोग गिरने लगते हैं, और उसमें ये रीजनल पार्टियां या तमाम पार्टियों की जो एक जो स्थिति है कि वो वैचारिक रूप से मजबूत लोगों को टिकट दे नहीं रहे हैं, कोई भी दल नहीं दे रहा, कांग्रेस में भी ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए अब सवाल ये है कि बचे कैसे? ये तो आपने बता दिया कि क्यों टूट रहे हैं, लेकिन बचे कैसे ये पार्टी? देखिए बचने का तो एक ही रास्ता है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पे इनको भाजपा से लड़ना है तो इनको कांग्रेस की छत्र छाया में आना पड़ेगा, इसके अलावा इनके पास कोई उपाय नहीं है। कांग्रेस का एक राष्ट्रीय स्तर पे आर्थिक पहचान है, कांग्रेस को जम्मू कश्मीर से लेके केरल तक इनकी पहचान है। आज जम्मू कश्मीर में भी सरकार में गठबंधन में कांग्रेस है, केरल में भी अपनी सरकार है, कर्नाटक में भी अपनी सरकार है, तो कांग्रेस की मौजूदगी तो ऐसा तो नहीं है कि भाजपा ने कांग्रेस मुक्त कर दिया। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था वो कांग्रेस ने पूरा नहीं होने दिया। तो मैं समझता हूं कि अगर इनको अपने अस्तित्व को बचाना है, अपनी राजनीति को बचाना है, तो कांग्रेस के साथ इनको चलना पड़ेगा। अब कैसे चलना है ये देखना होगा। कांग्रेस से विलय करके चलते हैं। अब देखिए शरद पवार की पार्टी को तो बीजेपी ने तोड़ दिया, जबकि ये शरद पवार है, बताया जाता है कि जब एनडीए की गवर्नमेंट थी, जब यूपीए की सरकार थी, तो कई बार यूपीए गवर्नमेंट ने कोशिश करी भाजपा के कुछ नेताओं पे, इवन की एक कारपोरेट समूह पे भी कार्रवाई की सोची, तो शरद पवार तो उन्होंने कार्रवाई की बातें थी। हाँ, तो उसमें बचाने की कोशिश करी, तो वो शरद पवार का हाल तो देखा आपने क्या कर दिया, चाचा और भतीजा की लड़ाई हो गई। अब उनके बेटी को अपने अस्तित्व को बचाना है। देखिए महाराष्ट्र में जिन शरद पवार ने गुजराती जोड़ी से लेके उनके करीबी सेठों को बचाया था कथित रूप से, आज उन्हीं लोगों ने शरद पवार की पूरी राजनीति को, पूरी पार्टी को तहस-नहस कर दिया। इस स्तर पे उनकी राजनीति को खत्म कर दिया है। महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा स्टेट है कि शरद पवार की लेगेसी को सुप्रिया सुले अकेले संभालने की स्थिति में नहीं है। इवन कि अजीत पवार की वाइफ भी अजीत पवार या शरद पवार की लेगेसी को नहीं संभाल सकती। इनके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो भारतीय जनता पार्टी में जाके वहां दरबारी बन जाएं और एक सांसद बन के अपनी हैसियत रखें।
जैसे सुनेत्रा पवार एक मंत्री बन के अपनी हैसियत को बचाई हुई, तो सुप्रीत सुले के पास एक ऑप्शन है कि भाजपा में चले जाएं, एक एमपी या एक राज्य मंत्री बन के चले जाएं। जैसे माधवराव सिंधिया के लेगेसी कांग्रेस में एक बहुत ही राहुल गांधी के परिवार के नजदीक होने के बावजूद आज भारतीय जनता पार्टी में जाके एक दरबारी की तरह वहां काम कर रहे हैं, एक सांसद, एक मामूली मंत्री, ऐसे मंत्री जो फैसला भी नहीं ले सकते। आरपीएन सिंह आपके सामने हैं, जतिन प्रसाद हैं, ऐसे तमाम लोग आपको मिल जाएंगे जो कांग्रेस में बहुत ही अच्छी स्थिति है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल। आपको लगता है कि विपक्षी पार्टियों को अगर अपना अस्तित्व बचाना है, जीवित रहना है, तो फिर और भविष्य में सत्ता में आने की कोई लालसा है तो उनको कांग्रेस की तरफ जाना होगा? अच्छा, देखिए, सुप्रिया सुले हो चाहे ममता बनर्जी हो, इन दोनों के पास कांग्रेस में विलय एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। लेकिन वही कुछ बात आएगी कि कई जगह पे कॉर्पोरेट समूह बीच में बाधा बनेंगे। जैसे सुप्रिया सुले अगर भाजपा में आती हैं, कांग्रेस में आती हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि एक कॉर्पोरेट समूह जो है अडानी साहब को अपना परिवार का सदस्य मानती है और कांग्रेस अडानी साहब को अपना दुश्मन मानती है। तो सुप्रिया सुले को वो विचारधारा छोड़ना पड़ेगा कि अडानी साहब मेरे परिवार के सदस्य हैं। अगर आना होगा तो महाराष्ट्र में बोलना होगा, अडानी के खिलाफ महाराष्ट्र में बोलना पड़ेगा जहां अडानी का सबसे बड़ा बेस है। ये सवाल बड़ा कंफ्यूजिंग है कि पवार परिवार जो है वो सेठ अडानी के का करीबी माना जाता है, परिवार के सदस्य, और उनके करीबी हैं जो सत्ता के शीर्ष में बैठे हैं दिल्ली में, और दिल्ली वाले शरद पवार की पार्टी को निपटा रहे हैं। देखिए क्या है कि दिल्ली वाले शरद, मैं आपको बताया कि भाजपा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन भाजपा में उनकी स्थिति वही रहेगी, एक सांसद और ज्यादा से ज्यादा राज्य मंत्री की, उससे आगे कुछ नहीं है। और भाजपा में बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, और सुप्रिया सुले से बड़े बड़े नेता तो महाराष्ट्र भाजपा में ऑलरेडी 20 नेता हैं महाराष्ट्र भाजपा के अंदर। कांग्रेस में जब ये शामिल होंगी तो इनको दूसरे तीसरे नंबर का नेता बनाया जाएगा, क्योंकि शरद पवार ओल्ड कांग्रेसी है। शरद पवार जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो कांग्रेस उस चीज को ख्याल रखेगी उसका, और उसको पता है कि कांग्रेस अभी विपक्ष में है। कांग्रेस चाहेगी कि मराठवाड़ा रीजन में जो सुप्रिया सुले का जो एक प्रभाव है उसका बेहतर इस्तेमाल करें। तो कांग्रेस में जी एनसीपी और टीएमसी का तो मान लीजिए समझ में आता है, ये लोग कांग्रेस से ही निकले हैं, उसी का हिस्सा रहे और उसी विचारधारा को लेकर आगे भी बढ़े। सवाल है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और मुझे जो गुजराती जोड़ी का कैरेक्टर समझ में आता है, मेरे पास कोई सूत्र नहीं है, लेकिन मैंने जो अब तक इनका कैरेक्टर एनालिसिस किया है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में भी बड़ी टूट हो सकती है। और इसके पीछे एक कारण ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी को सदन में सांसदों की ज़रूरत है परिसीमन के लिए, और अगर अब समाजवादी पार्टी में टूट होती है तो उसके डबल फायदे बीजेपी को होंगे। आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी के पास, अखिलेश यादव के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए कोई संभावना आज की डेट में किसी से इंकार तो कर नहीं सकते। जिस तरह की देश में स्थिति है, संभावनाएं तो बहुत कुछ बन सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो एक स्थिति है उस स्थिति में 2-3 तरह के खेल हो रहे हैं, इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जो 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में अखिलेश यादव विपक्ष में रहते हुए, देखिए ममता बनर्जी जब चुनाव जीती थी लोकसभा में 29 सीटें जीती थी तो मुख्यमंत्री थी, और अखिलेश यादव विपक्ष में थे, कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, दोनों विपक्ष में रहते हुए अच्छी खासी सीट जीत के गए थे। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा ये था कि उत्तर प्रदेश में जो एक अलायंस बना, पीडीए अलायंस जिसको बोलते हैं, वो अलायंस बना, और उस अलायंस को इन्होंने बहुत मजबूती से जमीन पे जब रखा तो उसका अच्छा रिजल्ट मिला। उसमें देखिए बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि महाराज जी नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी मजबूत हो, तो कई जगह उनको जीतने दिया, इस तरह की थ्योरियां हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जमीन पे इनका वोटर जो था वो स्ट्रांगली वोट किया, और समाजवादी पार्टी के सांसद इस बात का ख्याल रखे होंगे कि हमारा फ्यूचर कहाँ है। ठीक है, आप में जाने के लिए अभी सरकार में जा सकते हैं तो सारे तो मंत्री बनेंगे नहीं, अगर सांसद टूट भी जाएंगे तो सबको मंत्री तो नहीं बनाया जाएगा ना। अगर 20 सांसद टूटेंगे, 35-36 सांसद है तो उसमें से कम 24 सांसद टूटना चाहिए। तो पहले तो 24 सांसद तोड़ना बहुत आसान नहीं है। अभी टीएमसी वाले में भी अगर आप देख लीजिए तो 20 सांसदों के सिग्नेचर पे ही हंगामा हो रहा है। एक फ्रॉड सिग्नेचर हुए हैं, उसमें 2-3 इधर उधर पलट भी गए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा बोल रहे हैं नहीं जी मैं तो ममता के साथ हूँ। तो एक तो ये है कि जितने सांसद हैं, क्या एग्जैक्ट नहीं पता, 34-35 सांसद समाजवादी पार्टी, कितने सांसद है मुझे एग्जैक्ट नहीं, तो उसमें से जो सांसदों को उतना इकट्ठा करना, पहली बात तो भाजपा के लिए एक मुश्किल ही आएगी। दूसरा, वो सांसदों का बैकग्राउंड, के पास जितना पैसा है, सेठों का जो समर्थन है, इनके लिए कोई मुश्किल है, ऊपर से भी। मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी सांसद को सिर्फ पैसे के लिए जाना होगा तो मैं समझता हूँ तो जा सकते हैं, लेकिन अगर जो उनका बैकग्राउंड है, जो उनका वोट बैंक है, और जहां से उनको कुछ मिला है,
अगर वो फ्यूचर पॉलिटिक्स करना चाहते होंगे तो उनके लिए समाजवादी और कांग्रेस से मुफीद कोई जगह नहीं है। मैं आपको आपने कहा वोट बैंक, आपने कहा वोट बैंक, जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, ज्ञानेश कुमार जो कर रहे हैं, चुनाव आयोग जो कर रहा है, और बीजेपी जिस तरीके से ऐसे काम कर रही है जिसको जैसे लगता है कि उसको चिंता ही नहीं है कि जनता उसको वोट देगी कि नहीं देगी, नाराज हो जाएगी। तो आपको लगता है कि बीजेपी को किसी वोट बैंक की जरूरत है? सर, एक नेचुरल जस्टिस भी चीज होता है सारी दुनिया में। 4000 साल से भारत का इतिहास है, 5000 साल का इतिहास है। आप उच्चतम पे जाने के बाद आपका पतन भी निश्चित है, ये आप भूल जाइए। चाहे जितना सिस्टम हो, आप चाहे जितने ताकतवर हो। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक जैसे ताकतवर लोगों को भी आपने देखा होगा, अकबर जैसे ताकतवर को देखा होगा, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। अगर हम इतिहास जब पढ़ते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी और बलबन को भी आपने देखा होगा, औरंगजेब अकबर को भी देखा। और अगर हिंदू शासनों में देखें तो बहुत ज्यादा गुप्तों का शासन में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को भी देखा होगा। उत्थान के बाद पतन एक प्रकृति का नियम होता है। ये ज्ञानेश कुमार भी आएंगे, चले जाएंगे। वो प्राकृतिक नियम तो है। जो बैठे हुए हैं, तमाम सत्ताधारी जो बैठे हुए हैं, इनका उत्थान हुआ है तो इनका पतन भी होगा। ये नेचुरल जस्टिस होता है, आप ये मान के चलिए। वो बात तो आपकी सही है, वो बात तो आपकी सही है। अगर आप सोच रहे हैं कि अजय है 35% वोट लेके अगर ये सत्ता में बने रहेंगे हमेशा के लिए, ये देखिए दुनिया में कहीं भी प्रकृति में नेचुरल जस्टिस में ये संभव नहीं है। अभी अब हम सामने देख रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं कि हमारा भी अंदाजा था, आपका भी अंदाजा था कि क्या है ईरान, क्या कर लेगा। ट्रंप भी यही सोच रहा था कि 5 दिन में तबाह कर देंगे। आज ये स्थिति आ गई कि ट्रंप को ईरानियन विदेश मंत्री का ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं। तो देखिए नेचुरल एक जस्टिस होता है। आप किसी को पीठ जो है दीवार से मत लगाइए। अल्टीमेट जनता का भी एक वो होता है, हर चीज पे कितना दिन चल जाएगा। अभी देखिए कि तमाम चीजों को हम लोग इतना जश्न मना रहे थे, हिंदू होने के नाते हमें भी बहुत प्रसन्नता होती है राम मंदिर बना। लेकिन अब जो खबर आ रही है, गुल्लक की जो खबर आ रही है, वहां के जो लोग उठा रहे हैं, हमें भी शर्म आती है। मेरा सवाल ये है कि देखिए हर चीज का देखिए, जब आप धर्म के नाम पे प्योर व्यापार करेंगे, धर्म के नाम पे लोगों की जो नीड्स है, लोगों की जरूरतों को खत्म कर देंगे, उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, तो आफ्टर ऑल कितने दिन तक धर्म के नाम पे आपको वोट मिलेगा? सब चीजें तो ठीक है, धर्म के नाम पे और नेचुरल जस्टिस की बात है, उत्थान है तो पतन भी है, ये सारी बातें सही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये पतन आज के चुनाव आयोग, आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं के भरोसे हो सकता है? क्या आप समझ रहे हैं कि सारी संवैधानिक संस्थाएं भ्रष्ट हो चुकी हैं? नहीं, सारी नहीं। चुनाव आयोग भ्रष्ट हो चुका है। राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि हमें जुडिशरी के अंदर से भी खबर आ रही है, हमें चुनाव आयोग से के अंदर खबर आ रही है। क्या समझ रहे हैं कि एजेंसियों में सारे लोग सरकार के ही इशारे पे कर लेंगे? जो संस्थाएं होती है वो स्थायी होती है। 4 ज्ञानेश कुमार आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के करतूतों को पसंद कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे सिस्टम में रिजल्टमेंट भी मिलेगा। आप क्या समझ रहे हैं कि ओम बिरला पावरफुल है, लोकसभा को अपने हिसाब से चला रहे हैं तो हमेशा चलाते रहेंगे? ऐसा नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं, इंदिरा गांधी जैसी मजबूत महिला को भी अल्टीमेट सरेंडर करना पड़ा था। आप कितना मजबूत हो जाएंगे? आप हमें दबा रहे हैं, आप हमें धमका रहे हैं। हमारे 3 बंदे क्या कहा जाता है, जो जहाज में वहां पे 3 अटैक हुए हैं। आप इतने ताकतवर हैं तो हमारे जहाजों पे अटैक हो रहे हैं, हमारे क्रू मेंबर बेचारे वहां पे मारे जा रहे हैं और आपकी एक आवाज भी नहीं निकल रही है। तो कौन सी बादशाहत और कौन सी आपकी ताकत और कौन सी आपकी मजबूती, क्या ये दुनिया देख नहीं रही है कि आप कितने मजबूत हो या कितने कमजोर हो? आप सिर्फ पाकिस्तान को आंख दिखा सकते हो। आप कहना चाहते हैं कि खाली घर में शेर बनते हैं? बस मैं यही कह रहा हूँ कि घर में आप शेर बन रहे हैं। आप 2.5 लाख लोगों को, 2.5 लाख फोर्सेस को आप वेस्ट बंगाल में लगा सकते हो, लेकिन हमारे नाविक सुरक्षित नहीं है। हिंद महासागर, अरब सागर के पास ओमान की खाड़ी में हमारे नाविक सुरक्षित नहीं है। इसलिए हमारी फौज तो इसीलिए है ना। आप एक बात बताइए कि क्या किसी चाइनीज क्रू पे अटैक हुआ? किसी और दुनिया किसी देश के क्रू पे इस तरह से अटैक हुआ कि उनके बंदे मारे गए? आप एक बात बताइए, चाइना ने 10 जगह अपने पोर्ट्स बना रखे हैं, जरा उसके किसी भी क्रू मेंबर को छू के देख ले। अमेरिका, जापान के किसी क्रू मेंबर को छू के देख ले। वो इधर हेबनटोटा में भी बैठे हुए हैं, उधर बांग्लादेश के पास भी बैठे हुए हैं, उधर जिबूती में भी चाइनीज बैठे हुए हैं, अपने सारे लोगों की सुरक्षा और जान माल की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। और हम लोग एक लाइन भी नहीं बोल पा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो यानी पूरी ताकत, पूरी हिम्मत और पूरा जो जज्बा है वो खाली आप अपने देश के अंदर है तो ताकत दिखा रहे हैं। वही ताकत हम अपेक्षा करते हैं कि सीमा से पार भी दिखना चाहिए, सीमा से पार भी हमारे लोग सुरक्षित हो। आप अमेरिका से इतना डरे हुए थे कि ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए और आपने एक लाइन नहीं बोला, तो क्या भारत की जनता नहीं जान रही है? अब आज भी देखिए, फिर मैं आपको बार बार कहता हूँ,
आप लोग ज्ञानेश कुमार को हुआ बनाए हुए, इलेक्शन कमीशन को हुआ बनाए हुए, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? विपक्ष है। उसको हुआ बनने क्यों दे रहे हैं? अभी भी विपक्ष ये क्यों नहीं सोच रहा है कि 2024 के इलेक्शन में कितने वोट आए इनको, करोड़ में कितने करोड़ वोट आए? अभी भी देश के अंदर 55 से 60% आबादी जो है भाजपा के विरोध में वोटिंग करती है। 2014 में भाजपा को 16-17 करोड़ मिला था, 2019 में जो कथित चुनावी के चोरी के आरोप लगते हैं और जो आंकड़े आते हैं उनसे ये पता चलता है कि विपक्ष को वोट तो मिल जाता है लेकिन सीट नहीं मिलती। यही बस पश्चिम बंगाल में हुआ। चोरी के आंकड़े को रोकने के लिए इनको जमीन पे उतरना पड़ेगा। ट्विटर नहीं खेलना, फेसबुक पे नहीं खेलना। इनकी एक ट्रोल आर्मी है, वाह 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 कांग्रेस का करते रहती है। एक बार जाइए, पवन खेड़ा साहब ने बयान दिया तो 50 ट्रोल जो उनके पेड ट्रोल है था उनका करते हुए कहते हैं क्रांति आ जाएगी। ट्विटर पे क्रांति नहीं आती, फेसबुक पे क्रांति नहीं आती है। अगर आप कह रहे हैं कि गणेश कुमार बूथ लूट रहे हैं तो भैया आप जाके देखिए कि जिला और कांग्रेस कार्यालय जो है, प्रखंड कार्यालय में झाड़ू क्यों नहीं लग रहा है, ताले क्यों लगे हुए हैं, आपके बूथ पे एजेंट्स कहाँ गए, बूथ पे एजेंट्स आपके भाग क्यों जा रहे हैं? ये सारी चीजों को देखना होगा। आपके पोलिंग एजेंट ही भाग जाते हैं, आपके जो काउंटिंग सेंटर पे एजेंट्स है वो भाग जाते हैं पुलिस के डर से। देखिए इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। विपक्ष भी आपके खिलाफ, जब कांग्रेस पावर में थी तो विपक्षी लड़ते थे, भारतीय जनता पार्टी लड़ती थी, हर बूथ पे लड़ती हुई नजर आती थी। चाहे एक ही मेंबर होता था वो खड़ा हो जाता था एकदम, चाहे उसको 20 थप्पड़ मार दीजिए, 20 लाठी मार दीजिए। हमने अपने गांव में देखा, इस जमाने में कांग्रेस का बोलबाला होता था, एक बीजेपी का समर्थक होता था, बूथ पे लास्ट आवर तक खड़ा रहता था कि जरा गलत वोट डाल के दिखा दो। सवाल तो ये है कि कांग्रेस की सरकारों में डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में विपक्ष बहुत मजबूत दिखता था, लेकिन उसके पीछे कारण यह भी था कि कांग्रेस की सरकारें लोकतांत्रिक तरीके से डील करती थी, तो वो सरकारें करने देती थी। मैं ये कहता हूं कि लोकतंत्र हमारे तो रग रग में है, हम तो लोकतंत्र की अम्मा हैं। लक्ष्मी गणराज ने लोकतंत्र दिया था इस देश में दुनिया को सबसे पहले। दुनिया का पहला लोकतंत्र कहाँ का आता है? लक्ष्मी। लोग लोकतांत्रिक हैं, लोग लोकतांत्रिक हैं, तो उन लोकतांत्रिक लोगों को इकट्ठा करने में कांग्रेस पार्टी क्यों पीछे हो रही है, मुझे ये कहना है। वो तमाम विपक्षी दल क्यों पीछे हो रहे हैं? भैया लोकतंत्र में अगर इनको विश्वास होता तो टीएमसी के 20 सांसद कैसे टूट जाते? वो 20 सांसदों को किनको टिकट दिया था ममता बनर्जी ने? कैसे लोगों को लाके चुनाव लड़ाया था? कोई फिल्म स्टार है, तो कोई पूंजीपति है, तो कोई कुछ है, कोई ठेकेदार है, कोई माफिया है। विपक्ष टिकटें किसको देखता है? पहले तो आप दे दीजिए ना, कोई बालू माफिया को टिकट दे देगा, कोई शराब माफिया को टिकट दे देगा। चुनाव जीतने के बाद वो अपना धंधा बढ़ाने लगता है, और जैसे ही तुलसी से दबिश पड़ता है, किसी इनकम टैक्स का दबिश पड़ता है, फिर किसी और का दबिश पड़ता है, तो भागने लगता है। उसको तो बिजनेस करना है, उसको तो एक ठेका, किसी शराब ठेकेदार एमपी है, उसको एक ठेका को 20 ठेका में बदलना है। तो देखिए वैचारिक रूप से मजबूत लोगों को आपको टिकट देना पड़ेगा, और जो वैचारिक रूप से मजबूत होंगे उनके पास ये नहीं होगा कि टिकट का पैसा दे सके। तो फिर अगर इसी पे है तो भाजपा के पास आज की डेट में 12,000 करोड़ है, 12,000 करोड़ है। कांग्रेस के पास 1,000-2,000 करोड़ होगा चुनाव लड़ने के लिए। तो फिर इसी के भरोसे तो आप चुनाव छोड़ दीजिए, बाइकाट कर दीजिए। फिर आपके पास रास्ता क्या है? आपको अल्टीमेट धंधे से, पैसे से अगर राजनीति चले तो दुनिया में हर जगह धन पशु ही शासक बन जाए। आपको लगता है कि अब इस माहौल में, इस वक्त में विपक्षी पार्टियों को अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो कांग्रेस की तरफ जाना है, दूसरा कांग्रेस पार्टी को अब चुनावी सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए जमीन पर लड़ना होगा? अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया ही था कि कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी है कि हम जमीन पर उतरेंगे, और मैं समझता हूँ जून और जुलाई के महीने में कांग्रेस अगर मजबूती से जमीन पर उतर गई, यहीं पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की टेस्टिंग होगी कि गर्मी कितना बर्दाश्त करते हैं। पुराने नेता गर्मी बर्दाश्त करते थे, जेल में भी रह सकते थे, उनको चीज सुविधा में दे दीजिए। आज के नेता एसी से बाहर धरना नहीं दे सकते, जेल में कहाँ टिक जाएंगे? तो ये कांग्रेस अगर सफलतापूर्वक कर गई तो मैं समझता हूँ जनता परेशान है भाई। आप एक बार बताइए, पेपर लीक हो रहा है यूनिवर्सिटियों में, परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, 12वीं का पेपर ढंग से चेक नहीं हो रहा है, डॉक्टरी का पेपर लीक हो रहा है, हर जगह सब लोग परेशान हैं। सरकारी स्कूलें बंद हो रही है, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, प्राइवेट स्कूल की फीसें बढ़ रही है, प्राइवेट स्कूल में किसी का बच्चा किसी को पढ़ाने में 20 बार सोचना पड़ रहा है। हर तरफ एक ऐसा माहौल है। 80 करोड़ जनता खुद ही कह रही है कि हमको तो 5 किलो अनाज ना मिलेगा तो हम तो भूखे मर जाएंगे, वो सरकारें बोलती है। तो देश में जब इतनी समस्या है तो विपक्ष उसको भुना क्यों नहीं पा रहा है? इसलिए नहीं भुना पा रहा है कि विपक्ष के नेता भी गोटीबाजी में लगे हुए हैं। और एक और मैं कहता हूँ, राहुल गांधी अपने इर्द गिर्द के स्लीपर सेल को पहले खत्म करें। स्लीपर सेल मीन्स कौन? स्लीपर सेल जो सत्ताधारी दल से जो गाइड होते हैं, वो अलग अलग
आपको लगता है कि राहुल गांधी के आसपास ऐसे तमाम एजेंट हैं? डेफिनेटली है। एक बात बताइए, मीनाक्षी नटराजन जी चुनाव हार गई, तो मीनाक्षी नटराजन जी अगर चुनाव हार नहीं गई, मतलब चुनाव हारने की तो नौबत ही नहीं आई, पहले ही सब लड़ी कुछ नहीं पाई। उखाड़ दिया गया। तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी को सोचना नहीं चाहिए था? इनको सूचना नहीं थी कि ये सरकार बीजेपी में वहां ऐसा कर सकती है? इनके कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे मध्य प्रदेश के अंदर? क्या बीजेपी की तैयारियों का पता नहीं था? ये विधायक बचाने में लगे रहे, वो कहीं और कार्रवाई डाल गए अलोकतांत्रिक तरीके से। तो इसका यानी इनको मतलब है और कैंडिडेट रखने चाहिए। कांग्रेस में ऐसे नेता रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मदद कर रहे हैं। कवरिंग कैंडिडेट तो कम से कम एक रखना चाहिए था। कवरिंग कैंडिडेट क्यों नहीं रखा गया? कवरिंग कैंडिडेट नहीं रखा, और भाजपा की तैयारियों की इनके पास जानकारी नहीं थी। सीआईडी में इनके पास इसका मतलब मोल नहीं है। स्टेट सीआईडी को सब पता होता है अंदर क्या हो रहा है। स्टेट सीआईडी में दो भी इनके खास बंदे होते, वो सूचना देते थे कि देख लीजिए भैया, ये भी ध्यान रखिएगा, आपका नामांकन रद्द किया जा सकता है, कैसे रद्द किया जाएगा वो भी कोई टिप दे देगा। हो सकता है एक दो को टिप दिया होगा, कहा होगा अरे यार इसको फैलाना मत, मरने दो सालों को, हमें टिकट नहीं मिला है। वहाँ कई कलाकार भी तो है जिनका टिकट कटा होगा, कहे जाने दो यार, हमको दिया नहीं, मरने दो। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेसियों में जो एक कल्चर है ना, तो इस कल्चर में बड़ा मतलब कि इस कल्चर में सुधार की जरूरत है। आप ही कर रहे हो पैसे का, तो पैसा तो भाजपा के पास इतना है कि उसको अभी सांसद विधायक तोड़े भी ना, बहुत सारे सांसद विधायक मिल जाएंगे, जैसे मिल गया ना एक। तो मेरा ये कहना है कि भाजपा के जो इन्फॉर्मर जो है कांग्रेस के अंदर, हर पार्टियों में जो इन्फॉर्मर है, कम से कम उनकी तो पहचान सबसे पहले राहुल गांधी कर लें। कांग्रेस पार्टी के अंदर उनके कौन कौन से सूचना देने वाले व्यक्ति हैं, जो पहचान तो कर लें। जो कुछ लोग तो कहते हैं कि इनका भाषण भी भाजपा में पहले ही चला जाता है, फिर वहां से डायरेक्शन आता है, यार ये लाइन कटवा दो, ये लाइन कटवा दो। मुझे कितनी मतलब राहुल गांधी क्या भाषण देने वाले हैं, ये पहले बीजेपी के पास जाता है। ये चर्चा दिल्ली में नेता लोग बताते हैं कि भाजपा कितनी पेनिट्रेशन कांग्रेस के अंदर है, कि राहुल गांधी क्या बोलने वाले हैं वो पहले ही भाजपा के लोगों को पता होता है। वो बोल देते हैं कि यार इसमें ये लाइन कटवा दे, इसमें ये लाइन जुड़वा दे। तो ये तो बड़ी गंभीर बात कर सकता है। इस तरह की चर्चाएं होती है, तो चर्चाएं जब होती है तो कुछ ना कुछ तो इसमें सच्चाई लेकिन ये चर्चा बड़ी गंभीर है, ये चर्चा कहीं से तो निकली होगी, कुछ तो होगा इसके पीछे। डेफिनेटली। ये तो मैं तो बताता हूँ, कांग्रेस के लोग ही मुझे बताते हैं, ये कांग्रेस के जो कुछ नेता जानते हैं वो बताते हैं कि भैया यहाँ पे भाजपा का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है। और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी एक बहुत ही ईमानदार आदमी है, ईमानदार नेता है, और राहुल गांधी के भावनाओं पे और उद्देश्य पे आप कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते। लेकिन ये बात आपने बड़ी बहुत चौंकाने वाली बताया कि राहुल गांधी क्या भाषण देने वाले हैं, उनके लोग पहले बीजेपी को भेज देते हैं और बीजेपी वाले उसमें काट छाट करके कहते हैं कि राहुल गांधी की हर रणनीति के बारे में लोग बताते हैं कि भाजपा को पहले जानकारी है। राहुल गांधी एक सज्जन आदमी है, राहुल गांधी एक स्पष्ट आदमी है, और राहुल गांधी के मैं फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी के उद्देश्य पे कोई सवाल ही नहीं है। राहुल गांधी फुल्ली डेमोक्रेट है। राहुल गांधी डेमोक्रेट नहीं होते तो पार्टी के अंदर कई ऐसे ऐसे नेता हैं जिनको होने की कोई जरूरत नहीं है, लाइबिलिटी है। अब मैं हम जैसा आदमी हो तो हम तो कहेंगे तुरंत इनको बाहर कीजिए। अगर हम जैसे लोगों से कोई सलाह ले तो मैं कहेंगे ये तो एक कैंसर है आपकी पार्टी के लिए। लेकिन राहुल गांधी डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। राहुल गांधी डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखते, राहुल गांधी भोले नहीं होते। एक बात बताइए, तो मैं उदाहरण तो दे रहा हूँ, राहुल गांधी भोले थे तभी तो यूपीए 2 में जिन्होंने मक्खन मलाई खाई, आरपीएन सिंह जैसे लोगों ने, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, और ये जो मुरली देवड़ा के बेटे जो थे मिलिंद देवड़ा, ये तमाम लोग जो है, रवनीत सिंह बिट्टू, 3 बार 2 बार सांसद राहुल गांधी ने बनाया, सिर्फ इसलिए कि बेन सिंह के पोते हैं। कोई उनमें योग्यता नहीं है बिट्टू साहब में एमपी बनने की, मंत्री बनने की, लेकिन वो चूंकि बेन सिंह के पोते थे, कांग्रेस के एक बहुत सीनियर लीडर की फैमिली से आते थे, उनको टिकट दिया राहुल गांधी ने, यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया। लेकिन सारे लोग भाजपा में चले गए, तो आप क्या कह सकते हैं कि राहुल गांधी बोले नहीं है, भाजपा के अंदर उनका पेनिट्रेशन नहीं था। इसका मतलब 100% पेनिट्रेशन इनका रहा है, तभी तो ये सारे चले गए भाजपा में। तो मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी अभी भी, राहुल गांधी को बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना आ रहा है। अब जैसे अभी मुझे नहीं पता कौन कौन गए थे, मुझे कोई बता रहा था कि राहुल गांधी कुछ कांग्रेसी बहन जी से मिलने चले गए थे कि उत्तर प्रदेश में समझौता करेंगे। अब अगर हर कोई जान रहा है कि बहन जी बीजेपी के साथ मिली हुई है, बहन जी ईडी और सीबीआई के डर से कुछ बोल नहीं सकती है, सारी चर्चा होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बहन जी को मजबूत लीडर मानता हूँ, 100% मजबूत मानता हूँ। 5 साल तक उत्तर प्रदेश में उन्होंने शासन चलाया, लॉ एंड ऑर्डर उनका बहुत अच्छा था, अच्छे काम भी किए। हमने बहन जी को देखा कि गौतम बुद्ध नगर यहाँ पे में एक यूनिवर्सिटी बनाया, बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी बहन जी ने बनाया। मैं कहता हूँ, लेकिन जो चर्चाएं चलती है, क्या वो कुछ नहीं बोलती बीजेपी की डर से? अगर उसके साथ कांग्रेस के कुछ लोग समझौता करने की बात करें और कहें कि अखिलेश यादव समझौता उत्तर प्रदेश में तोड़ दो, तो मैं तो समझता हूँ कि जो कांग्रेस के अंदर लोग जो इस तरह के एफर्ट्स कर रहे हैं, वो तो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ मिले ही हुए हैं।
भाजपा से कोई ना कोई इससे फायदा तो ले ही रहे हैं। चीज़ों का अंत में लाभ तो बीजेपी आरएसएस को ही होना है। फिलहाल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने भारत में राजनीतिक विपक्ष क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय से लेकर आज उनके बर्बाद होने तक की पूरी कहानी बताया और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने राहुल गांधी को लेकर बताया। उम्मीद है दर्शकों को बहुत सारी चीज़ें जानने सुनने को मिली है। ये बातचीत अच्छी लगी होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर मुझसे जुड़ने के लिए। आगे फिर से आपसे आपका कीमती समय लेते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी। शुक्रिया, जय